नमस्कार, मनोदेल श्रेया क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे 11th क्लास की मनोविज्ञान, जिसमें अपना चैप्टर फर्स्ट चल रहा था। इसमें हमने देखो क्या क्या पढ़ लिया था। मनोविज्ञान की प्रस्तावना, मनोविज्ञान की परिभाषा और लक्ष्य देख लिया था हमने। फिर इसमें जो मनोविज्ञान के लक्ष्य के अंतर्गत 3 बातें हमने पढ़ी थी: मापन एवं वर्णन, पूर्वानुमान एवं नियंत्रण और व्याख्या करना। इन तीनों को डिटेल में देखा था। मनोविज्ञान का इतिहास देखा था हमने, पूर्व वैज्ञानिक काल, वैज्ञानिक काल इसके अंतर्गत देखा था। फिर संरचनावाद, व्यवहारवाद, गेस्टाल्टवाद मनोविज्ञान, ये हम देख रहे थे। तो गेस्टाल्ट स्कूल की स्थापना मैक्स वर्दाइमर ने 1912 में किया था। किसने किया था? मैक्स वर्दाइमर ने 1912 में। कोलर तथा कोफका इस स्कूल के सह संस्थापक थे। गेस्टाल्ट एक जर्मन शब्द है जिसका हिंदी में रूपांतरण क्या होता है? आकृति या आकार होता है, तथा समाकृति ये से किया गया है। तो ये जो गेस्टाल्टवाद है ये कौन सी भाषा का शब्द है? तो ये जर्मन भाषा का शब्द है, ये ध्यान में रखना है। गेस्टाल्ट का एक जर्मन शब्द है जिसका हिंदी में रूपांतरित अर्थ आकृति, आकार या समाकृति किया गया है। गेस्टाल्ट स्कूल का मानना था कि मनोविज्ञान मानसिक क्रियाओं के संगठन का विज्ञान है। गेस्टाल्टवाद ने क्या माना कि जो मनोविज्ञान है वो मानसिक क्रियाओं का क्या होता है? एक संगठन होता है। फिर नेक्स्ट आता है मनोविश्लेषण। मनोविश्लेषण में देखो क्या होता है। मनोविश्लेषण को एक स्कूल के रूप में सिगमंड फ्रायड के द्वारा स्थापित किया गया था। फ्रायड के अचेतन का सिद्धांत काफ़ी महत्वपूर्ण माना गया है और उन्होंने सभी तरह के असामान्य व्यवहारों का कारण इसी अचेतन मन को बताया है। अचेतन के बारे में अध्ययन करने का अनेक विधि बतलाई, जिनमें मुक्त साहचर्य, कौन सी विधि बताई सिगमंड फ्रायड ने? मुक्त साहचर्य विधि, सम्मोहन तथा सोपन की व्याख्या इसमें सम्मिलित की है। तो 3 विधि हैं। मुक्त साहचर्य विधि कौन कौन सी? मुक्त साहचर्य विधि, सम्मोहन तथा सोपन की व्याख्या इसमें सम्मिलित है। ये मनोविश्लेषण है, सिगमंड फ्रायड के द्वारा स्थापित की गई थी स्कूल। नेक्स्ट देखो, भारत में मनोविज्ञान का विकास किस प्रकार से होता है? तो भारतीय दार्शनिक परंपरा इस बात से धनी रही है कि वह मानसिक प्रक्रियाओं तथा मानव चेतना, सौ मन शरीर के संबंध तथा अनेक मानसिक प्रक्रियाओं जैसे संज्ञान, प्रत्यक्षण, भ्रम, अवधान तथा तर्कना आदि इस पर झलक के संबंध में केंद्रित सही रही है। भारत में आधुनिक मनोविज्ञान के विकास को भारतीय परंपरा की गहरी दार्शनिक जड़ें भी प्रभावित नहीं कर सकती हैं। भारतीय मनोविज्ञान का आधुनिक काल कलकत्ता, कहाँ से क्या माना जाता है? आधुनिक काल कलकत्ता विश्वविद्यालय के दर्शन शास्त्र विभाग में 1915 में प्रारंभ हुआ, जहाँ प्रायोगिक मनोविज्ञान का प्रथम पाठ्यक्रम आरंभ किया गया था तथा प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला यहीं पे स्थापित की गई थी कलकत्ता में। कलकत्ता विश्वविद्यालय ने 1916 में प्रथम मनोविज्ञान विभाग तथा 1938 में अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान विभाग का प्रारंभ किया था। प्रोफेसर N.A. सेनगुप्ता, जो वुंट की प्रायोगिक परंपरा में अमेरिका में प्रशिक्षण प्राप्त थे। तो किसने प्रशिक्षण प्राप्त लिया था? N. सेनगुप्त, जो वुंट की प्रायोगिक परंपरा में अमेरिका में प्रशिक्षण प्राप्त किया था और उनसे बहुत प्रभावित थे। 1922 में प्रोफेसर गिरिंदर शेखर बोस मनोविज्ञान विभाग के अध्यक्ष बने, जो फ्रायड के मनोविश्लेषण से प्रशिक्षण प्राप्त थे। तो देखो कहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त किया था? एस.एन. सेनगुप्ता ने कहाँ से लिया था? वुंट की प्रायोगिक प्रयोगशाला में। और गिरिंदर शेखर बोस ने कहाँ से लिया था? फ्रायड के मनोविश्लेषण से प्रशिक्षण प्राप्त किया था। प्रोफेसर बोस ने इंडियन साइको एनालिटिक सोसाइटी की स्थापना 1922 में की थी। 1924 में इंडियन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। तो 1922 में प्रोफेसर बोस ने क्या कर दी? इंडियन साइको एनालिटिक सोसाइटी की स्थापना की थी 1922 में। ये नाम ध्यान में रखना। 1924 में इंडियन साइकोलॉजिक एसोसिएशन की स्थापना होती है। फिर 1938 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान विभाग में एक अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान की शाखा भी खोली गई थी। इसके पश्चात देखो कलकत्ता के बाद में मैसूर विश्वविद्यालय एवं पटना विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान के अध्ययन एवं अनुसंधान के प्रारंभिक केंद्र प्रारंभ किए गए। 1960 के दशक के दौरान भारत में कई विश्वविद्यालयों में मनोविज्ञान का विश्वविद्यालय विभाग की स्थापना कर दी गई। तो ये 1921 से शुरू होता है। फिर 1922 में किसकी स्थापना होगी? इंडियन साइको
एनालिटिक सोसाइटी की स्थापना 1922 में, इंडियन साइकोलॉजिक एसोसिएशन की स्थापना 1924 में हो गई। फिर 1938 में इसकी शाखा भी खोली गई। फिर मैसूर विश्वविद्यालय, फिर पटना विश्वविद्यालय में इसको पढ़ाया गया। फिर 1960 के दौरान भारत के कई विश्वविद्यालयों में इसको मान्यता प्राप्त हो गई थी। विश्वविद्यालय के प्रांगण से हटकर मनोविज्ञान विभिन्न तरह के संस्थानों जैसे प्रबंध संस्थान, शिक्षा संस्थान, रक्षा सेवा आदि में भी काफ़ी लोकप्रिय हुआ और भारतीय मनोविज्ञान की सक्रियता इसमें काफ़ी अधिक रही थी। 1986 में दुर्गानंद सिन्हा ने अपनी पुस्तक साइकोलॉजी इन द थर्ड वर्ल्ड कंट्री द इंडियन एक्सपीरियंस में भारत में सामाजिक विज्ञान के रूप में 4 चरणों में आधुनिक मनोविज्ञान के इतिहास को खोजा था। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। 1986 में दुर्गानंद सिन्हा ने अपनी पुस्तक का नाम है साइकोलॉजी इन ए थर्ड वर्ल्ड कंट्री द इंडियन एक्सपीरियंस में भारत सामाजिक विज्ञान के रूप में 4 चरणों में आधुनिक मनोविज्ञान के इतिहास को खोजा। अतः भारत में मनोविज्ञान का अनुप्रयोग अनेक व्यावसायिक क्षेत्रों में किया जा रहा है। तो अब ये देखते हैं क्षेत्र मनोविज्ञान का अन्य विषय के साथ में क्या संबंध है। कोई भी विद्या शाखा जो लोगों का अध्ययन करती है वह निश्चित रूप से मनोविज्ञान के ज्ञान को सार्थकता को मानेगी। इसी प्रकार मनोविज्ञान भी मानव व्यवहार को समझने में विद्या शाखाओं की सार्थकता को स्वीकारती है। अनुसंधानकर्ताओं एवं विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी में विद्वानों में एक विद्या शाखा के रूप में मनोविज्ञान की सार्थकता के अनुभव किए। मस्तिष्क एवं व्यवहार का अध्ययन करने में मनोविज्ञान अपने ज्ञान को तंत्रिका विज्ञान, शरीर क्रिया विज्ञान, जीव विज्ञान, आयुर्विज्ञान तथा कंप्यूटर विज्ञान के साथ में बांटता है। एक सामाजिक संस्कृति के संदर्भ में मानव व्यवहार को समझने के लिए मनोविज्ञान अपने ज्ञान को मानव विज्ञान, समाजशास्त्र, समाज कार्य विज्ञान, राजनीति विज्ञान एवं अर्थशास्त्र के साथ में सम्मिलित बांटता है। यही कारण है कि मनोविज्ञान में अंतर्विषयक उपागम का जन्म होता है। कौन से उपागम का जन्म होता है? अंतर्विषयी उपागम का जन्म होता है। तो मनोविज्ञान क्या है? एक अंतर्विषयक उपागम है जिसका सहर्ष स्वागत सभी मनोवैज्ञानिक द्वारा किया गया है। कुछ प्रमुख विद्या शाखाएं जो मनोविज्ञान से जुड़ी हुई हैं उनकी चर्चा नीचे की जा रही है। तो दर्शन शास्त्र, पहले कहा जाता है कि मनोविज्ञान की जनक क्या कौन है? दर्शन शास्त्र है। 19वीं सदी के अंत तक कुछ चीज़ें जो समसामयिक मनोविज्ञान से संबंधित हैं, जैसे मन का स्वरूप क्या है अथवा मनुष्य अपनी अभिप्रेरणाओं एवं संवेगों के विषय में कैसे जानता है, वे बातें दार्शनिकों की रुचि की थी। 19वीं सदी में आगे चलकर वुंट एवं अन्य मनोवैज्ञानिकों ने इन प्रश्नों के लिए प्रायोगिक उपागम का उपयोग किया तथा समसामयिक मनोविज्ञान का उदय हुआ। विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान के उदय के बाद भी यह दर्शन शास्त्र से बहुत कुछ लेता है, विशेषकर ज्ञान की विधि तथा मानव स्वभाव के विविध क्षेत्रों से संबंधित रखता है दर्शन शास्त्र से। फिर आता है अर्थशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान एवं समाजशास्त्र से किस प्रकार से सहभागी है। तो सहभागी सामाजिक विज्ञान विद्या शाखाओं के रूप में इन तीनों ने मनोविज्ञान से बहुत कुछ प्राप्त किया है तथा उसको भी समृद्ध किया है। मनोविज्ञान ने उपभोक्ता व्यवहार तथा बचत व्यवहार को समझने की उत्तम पृष्ठभूमि तैयार किया है, जिसका उपयोग कर अर्थशास्त्री इन क्षेत्रों में व्यक्ति के आर्थिक व्यवहार के बारे में उत्तर निर्णय एवं नियंत्रण अधिक सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आर्थिक व्यवहार में सहयोग एवं द्वंद्व जैसे तत्वों की सराहनीय भूमिका थॉमस सेलिंग द्वारा किया गया, जिसके लिए उन्हें अर्थशास्त्र में 2005 में नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया है। आर्थिक व्यवहार में सहयोग एवं द्वंद्व जैसे तत्वों की सराहनीय भूमिका थॉमस सेलिंग के द्वारा की गई, जिसके लिए उन्हें अर्थशास्त्र में 2005 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। अर्थशास्त्र की तरह राजनीतिक विज्ञान भी मनोविज्ञान से कुछ ग्रहण करता है, विशेष रूप से शक्ति एवं प्रभुत्व के उपयोग, राजनीतिक द्वंद्व के स्वरूप एवं उनके समाधान तथा मतदान आचरण को समझने में काम में आता है। जैसे मतदान संरक्षण, मतदान का जो आचरण होता है, उनके कोई भी राजनीतिक द्वंद्व होते हैं, स्वरूप होते हैं, उनमें समाधान किस प्रकार से, इस प्रकार से राजनीतिक विज्ञान से मनोविज्ञान संबंध रखता है। मनोविज्ञान एवं समाजशास्त्र एक दूसरे के साथ मिलकर विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों में व्यक्तियों के व्यवहारों को समझने एवं उनकी व्याख्या को व्यक्त करते हैं। आयुर्विज्ञान से देखो किस प्रकार से संबंधित है मनोविज्ञान। मनोविज्ञान का संबंध आयुर्विज्ञान से भी है। आजकल बहुत से चिकित्सकों या मेडिकल अस्पताल में चिकित्सित रोगी के उपचार से पहले या बाद मनोविज्ञान परामर्श की आवश्यकता महसूस करते हैं। चिकित्सक
कैंसर रोगियों, एड्स रोगियों तथा बड़े बड़े शल्य क्रिया करने से पहले और बाद में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों एवं मॉडलों का उपयोग करते हैं और इस कार्य के लिए वे स्थायी तौर पर परामर्श मनोविज्ञान की नियुक्ति भी करते हैं। तो आयुर्विज्ञान से भी महत्वपूर्ण संबंध है। कंप्यूटर विज्ञान से देखो किस प्रकार से संबंध है। प्रारंभ से ही कंप्यूटर मानव स्वभाव का अनुभव करने का प्रयास करता रहा है। कंप्यूटर की संरचना, उसकी संगठित स्मृति, सूचनाओं के क्रमवार एवं साथ साथ प्रक्रमण आदि में भी ये बातें देखी जा सकती हैं। कंप्यूटर वैज्ञानिक तथा इंजीनियर केवल बुद्धिमान से बुद्धिमान कंप्यूटर का भी नहीं कर रहे हैं, बल्कि ऐसे मशीनों को बना रहे हैं जो संवेद एवं अनुभूति को भी जान सकें। इन दोनों विद्या शाखाओं में हो रहे विकास संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में सार्थक योगदान कर रहे हैं। अब देखो, विधि एवं अपराध शास्त्र में एक कुशल अधिवक्ता तथा अपराध शास्त्री को मनोविज्ञान के ज्ञान की जानकारी ऐसे प्रश्नों, कोई गवाह एवं दुर्घटना, गली की लड़ाई अथवा हत्या जैसी घटनाओं को कैसे याद रखना है, न्यायालय में गवाही देते समय वह इन तथ्यों को कितनी सत्यता के साथ उल्लेख करता है, झूठ एवं पश्चाताप के क्या विश्वसनीय लक्षण है इसमें, कि किसी आपराधिक कार्य के लिए दंड किस सीमा को उपयुक्त माना जाए, मनोवैज्ञानिक ऐसे प्रश्नों का उत्तर देते हैं। आजकल बहुत से मनोवैज्ञानिक ऐसो बातों पर अनुसंधान कार्य कर रहे हैं जिसके उत्तर देश में भावी विधि व्यवस्था की बड़ी सहायता करेंगे। तो विधि एवं अपराध शास्त्र में भी इसका काम है। संगीत एवं ललित कला में देखो, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक संचार साधन हमारे जीवन में बहुत ही बृहत्तर स्तर पर प्रवेश कर चुके हैं। वे हमारे चिंतन, अभिव्यक्तियों एवं संवेगों को बहुत बड़ी सीमा तक प्रभावित कर रहे हैं। यदि हमें निकट लाएं तो साथ ही साथ सांस्कृतिक असमानताएं भी कम हुई हैं। मनोविज्ञान संचार को अच्छा व प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक युक्तियों के निर्माण में सहायता करता है। समाचार कहानियों के लिखते समय पत्रकारों को पाठकों की रुचियों को ध्यान में रखना चाहिए। चूँकि अधिकांश कहानियाँ मानवीय घटनाओं से संबंधित होती हैं, अतः उनके अभिप्रेरकों एवं संवेगों का ज्ञान आवश्यक होना चाहिए। तो संगीत एवं ललित कला में भी उपयोगी है। वास्तुकला तथा अभियांत्रिकी में किस प्रकार से है, तो एक वास्तुकार हमेशा यह कोशिश करता है कि उसकी कोई भी संरचना ऐसी नहीं हो व्यक्ति को मनोवैज्ञानिक असंतुष्टि हो। वह इस बात की हमेशा कोशिश करता है कि उसकी जो संरचनाएं हैं व्यक्ति की अभिरुचि, आदत तथा जिज्ञासा आदि का संपूर्ण तुष्टि हो जाए। जहां अभियांत्रिकी के क्षेत्र का प्रश्न है, इस प्रश्न पर ही मनोवैज्ञानिक का काफ़ी प्रभाव पड़ा है। अभियंता किसी भी मशीन के रूप में तथा उसके कार्य स्वरूप का निर्धारण करते समय मानवीय ज़रूरतमंदों, आदतों और सुविधा का पूरा ख्याल रखते हैं। अतः मनोवैज्ञानिक इन दोनों विद्या शाखाओं के साथ भी पूरी तरह से घुली मिली हुई है। प्रमुख पद जैसे संरचनावाद, अस्तित्ववाद, अंतर्निरीक्षण, प्रकायवाद, व्यवहारवाद, प्रेक्षण, अनुबंधन, मनोविश्लेषण। महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं तो प्रस्तुत अध्याय मनोविज्ञान को व्यवहार को मनोविज्ञान मानते हुए उसकी परिभाषा, प्रकृति एवं लक्ष्य को निरूपित करता है। वस्तुतः प्राणी के व्यवहार का अध्ययन लक्ष्य उन्मुख होता है। इस हेतु मनोविज्ञान के लक्ष्य मापन एवं पूर्वानुमान एवं नियंत्रण तथा व्याख्या के रूप में प्रस्तुत किया गया है। मनोविज्ञान का इतिहास मनोविज्ञान के उद्गम, जो कि पूर्ण वैज्ञानिक एवं वैज्ञानिक काल के रूप में व्यवस्थित हैं। मनोविज्ञान के विभिन्न संप्रदाय संरचनावाद, गेस्टाल्टवाद एवं प्रक्रियावाद, मनोविश्लेषणवाद, व्यवहारवाद को समझाया गया है। इसमें भारत में मनोविज्ञान की उत्पत्ति एवं विकास पर प्रकाश डाला गया है तथा मनोविज्ञान का विभिन्न विषयों के संबंध में एक रीढ़ की हड्डी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। क्योंकि जहाँ इंसान है वहीं विकास संभव है, इसलिए इसे जैविक सामाजिक विज्ञान भी कहा गया है। तो क्या कहा गया, जैव सामाजिक विज्ञान भी कहा गया है। मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? विलियम वुड ने प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ पे की थी? साइकी का अर्थ क्या होता है? इनमें से कौन सा मनोवैज्ञानिक के लक्ष्य में नहीं आता है? जैसे मापन एवं वर्णन, व्याख्या, परीक्षण, पूर्वानुमान एवं नियंत्रण। मनुष्य जन्म से ही स्वार्थ तथा आक्रमणशीलता जैसे गुण मौजूद होते हैं जो समाज द्वारा नियंत्रित कर दिए जाते हैं। यह कथन किसका है? तो हमने कल पढ़ा था इनको। ये आपकी साइकोलॉजी का जो फर्स्ट है, मनोविज्ञान का जो फर्स्ट चैप्टर है वो खत्म हो गया। कल हम पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर, कल ही इसको पूरा करेंगे सेकंड चैप्टर को। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।